मैं सोलिसिटर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कोर्स की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट देता जाऊँ। और इस वीक मुझे एक रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ कामरान साहब, इस पूरे महीने दिसंबर में EU लॉ के तहत अपडेट्स हमें देते जाएँ, क्योंकि डेडलाइन अभी आ रही है 31 दिसंबर, और प्लीज़ हमें बताते रहें। इसलिए शुरू करते हैं कि थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ पहले, कि जैसे आप सबको पता होगा कि अगर आप एक EU नेशनल हैं, आपने UK एंटर करना है बिफोर 31 दिसंबर। अब यहाँ एक दो सवाल मुझे पूछे गए हैं कि अगर हम एंटर हो जाते हैं और हमें NI नंबर नहीं मिलता, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी नहीं, अगर आप एंटर हो जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपको NI नंबर फौरी तौर पर इशू नहीं होता। अगर आपके पास प्रूफ है कि आप एंटर हो गए UK 31 दिसंबर से पहले, वो दुरुस्त होगा। सो मेन चीज़ है कि आप और आपके डिपेंडेंट्स, अगर वो ये नेशनल्स हैं, एंटर हो जाएं 31 दिसंबर से पहले। उसके बाद आपके पास डेडलाइन है 30 जून 2021 तक कि आप अप्लाई करें अपने स्टेटस के लिए, चाहे प्री सेटल स्टेटस के लिए या सेटल स्टेटस के लिए। आपने अप्लाई करना होगा before 30th June 2021, which is almost 6 months away. एक और जो मैं इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो है कि अगर आप एक EU नेशनल हैं और आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि आप अपने पेरेंट्स को जल्द से जल्द स्पॉन्सर कर लें। और उसकी वजह ये है कि अभी अगर आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं और आप एक EU नेशनल हैं, या आप अपने इन लॉज को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं अगर आप एक EU नेशनल हैं, आपको डिपेंडेंसी साबित नहीं करनी होती। इसका ये मतलब कि आपको ये नहीं दिखाना होता कि आप उनको पैसे भेज रहे हैं और आपके पैसों से वो अपना ख़र्चा उठा रहे हैं जो आपके पेरेंट्स हैं। होम ऑफिस एट द मोमेंट वो अस्यूम करती है कि जी अगर आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो ऑटोमेटिकली एक असम्पशन लगा लेती है कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगले साल से, अगस्त से, ये रूल्स चेंज हो रहे हैं। अगले अगस्त से आपको साबित करना होगा कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे अभी आप एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को स्पॉन्सर करते हैं, आपको पेमेंट स्लिप साबित करनी होती है, फिर वो ख़र्चा मांगते हैं, हमें प्रूव करें कि वो पैसे किस तरह वो खर्च कर रहे हैं। आपको अगले साल से ये प्रूव करना होगा अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं। इसलिए अभी आपके पास तकरीबन 8 महीने हैं कि आप जल्दी से उनको स्पॉन्सर कर लें और आपको डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं दिखानी होगी। दूसरी जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी कि अगर अगले साल आपकी स्पाउस यहाँ UK में एंटर होती है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शादी हुई थी 31 दिसंबर 2020 से पहले, आप फिर भी नए साल में अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को यहाँ स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए EU नेशनल अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम। लेकिन अप्रैल 2021 से जब वो एंटर हो जाएंगे फैमिली परमिट के ऊपर, उनको विदिन 3 मंथ्स अप्लाई करना होगा फॉर प्री सेटल स्टेटस। ये एक टाइम लिमिट होम ऑफिस ने अब सेट कर दिया है अगले साल से। सो अगर अभी एंटर करते हैं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगले साल से अप्रैल से विदिन 3 मंथ्स उन्होंने अप्लाई करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे ख्याल में कोई सोलिसिटर ने अभी तक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और वो है कि फ़र्ज़ करें आप अभी एक रिलेशनशिप में हैं एक यूरोपियन नेशनल के साथ, आप एक पाकिस्तानी नेशनल है, एक इंडियन नेशनल है, या एक बांग्लादेशी नेशनल, और आप अभी एक रिलेशनशिप में हैं एक यूरोपियन नेशनल के साथ, और आपकी शादी नहीं हुई 31 दिसंबर से पहले, या आपको डेट नहीं मिल रही, अब आपका क्या होगा? ये एक सिनारियो है। दूसरा कि आप एक यूरोपियन नेशनल के साथ हैं लेकिन आप अनमैरिड हैं, फिर आपका क्या होगा 31 दिसंबर 2020 से पहले? और मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है कि नए साल में होम ऑफिस नए रूल्स लेके आ रही है जो उन्होंने अनाउंस किए थे पिछले माह।
और वो है कि अंडर अपेंडिक्स FM जिस यूरोपियन नेशनल के पास प्री सेटल स्टेटस है और अगर आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वीज़ा के लिए। सो फॉर एग्जांपल मैं एक पाकिस्तानी नेशनल हूँ और मेरी यूरोपियन पार्टनर है जिसके पास है प्री सेटल स्टेटस और हम अनमैरिड हैं। फ्रॉम 1 जनवरी 2021 अगर हम साबित कर सकते हैं एज अनमैरिड पार्टनर्स कि हम 2 साल हो गए हमें एक रिलेशनशिप में हुए और हमारी रिलेशनशिप जेन्युइन और सबसिस्टिंग है, हम अंडर अपेंडिक्स FM अप्लाई कर सकते हैं और हमें वीज़ा मिल सकता है अंडर अपेंडिक्स FM। और अगर आप मैरिड हैं फिर आपको वो 2 साल रिक्वायरमेंट साबित करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो लोग अभी शादी की डेट नहीं मिल रही, फिक्र मत करें, परेशान ना हो, नए साल में आप शादी कर सकते हैं और आप अंडर अपेंडिक्स FM एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, पूछना है कि ये कोई थोड़ा सा वर्क के बारे में बता दें, कितने पॉइंट होने चाहिए, कितनी तनख्वाह होनी चाहिए और कोई खास किस्म का होना चाहिए या कोई भी यहाँ पर भी आदमी को बुलाया जा सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, अगर आप एक बिज़नेस हैं और आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं स्किल्ड वर्कर्स को, आप उनको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नई जो स्कीम आ रही है नए साल में, उसको कहते हैं वर्क परमिट वीज़ा Tier 2, उस पर आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेनली जो एप्लीकेंट है उसके पास होने चाहिए 70 पॉइंट्स और वो मुख्तलिफ पॉइंट्स देते हैं जॉब ऑफ़र के लिए, आपके स्किल के ऊपर और जो आपकी सैलरी है, इन 3 चीज़ों पर मेनली वो आपको पॉइंट्स देते हैं। अब पहली बात तो है, अगर आप कोई बिज़नेस है आपके पास होना चाहिए स्पॉन्सर लाइसेंस। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनके पास एक रेस्टोरेंट है और वो एक शेफ़ को बुलाना चाहते हैं, आप स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई करना होगा। होम ऑफिस से दरख्वास्त करनी होगी कि जी हम बाहर से वर्कर्स बुलाना चाहते हैं, EU से या पाकिस्तान से या इंडिया से, और हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनको स्पॉन्सर कर सकें। वो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे, उसके साथ साथ आपने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगानी होंगी। मेनली कि आपकी जो कंपनी वो इनकॉर्पोरेटेड है, आपका एक एक्चुअल ऑफिस है या दुकान है आपकी, वो मेनली, और आपका जो HMRC का जो रजिस्ट्रेशन है टैक्स ऑफिस के साथ, वो भी आपको प्रूफ लगाना होगा। उसके बाद होम ऑफिस आपके एप्लीकेशन को वो असेस करेगी। आजकल वो कह रहे हैं विदिन 45 डेज़ में वो आपको जवाब दे देते हैं, और जैसे ही आपको वो स्पॉन्सर लाइसेंस मिल जाए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप किसी को स्पॉन्सर करें। यहाँ आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है कि आप किसी को नहीं स्पॉन्सर कर सकते। फॉर एग्जांपल जो एक शख्स जो कम्प्लीटली अनक्वालिफाइड है, उसको आप इस तरह नहीं स्पॉन्सर कर सकते कि जी आके मेरे रेस्टोरेंट में काम कर ले। उसको वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी होगी कि उसके पास वो क्वालिफ़िकेशन है कि वो आपकी जो जॉब है वो कर सकता है। और इसमें थोड़ी सी होम ऑफिस ने नरमी ज़रूर की है कि पहले जो स्कीम अभी इन प्लेस है स्पॉन्सर करने के लिए वर्कर्स को, वो है कि हाईली स्किल्ड होने चाहिए, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, टीचर्स, नर्सेज वगैरह। लेकिन जो नए साल में अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, वो जो जॉब्स हैं वो A लेवल क्वालिफिकेशन के मुताबिक होनी चाहिए। सो बेशुमार जॉब्स हैं अभी होम ऑफिस की वेबसाइट के ऊपर जहां आप देख सकते हैं कि आप किस शख्स को किस रोल के लिए अपने बिजनेस के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसके मुताबिक ही आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक स्वीट शॉप है, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं एक शॉप असिस्टेंट को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ मेरी दुकान के लिए। अगर वो जॉब है होम ऑफिस की लिस्ट के ऊपर, फिर आप पहले तो स्पॉन्सर लाइसेंस लें, फिर आप उस बंदे को स्पॉन्सर कर सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया से उस रोल के लिए। फिर होम ऑफिस असेस करेगी कि उस शख्स के पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो ये रोल कर सकता है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन बेस्ट चीज़ मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि पहले अगर आपके पास बिजनेस है, किसी के पास बिजनेस है, आप पहले स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो। हेलो, यू लाइव वन है। जी जी। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो
लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल. हेलो. Hello, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम. A quick question. I'm a British passport holder living in the UK. Right. Am I able to get my parents over here as a EU national? Because EU national, the rules are much lenient in comparison to me applying them as a British passport holder. As a British passport holder, am I also EU national? That's the question. Okay, thank you very much for your call. In short, the answer is if you as a British citizen were to go to a European country, so for example, if you were to go to Belgium and work there, you are deemed as a EU citizen. So in theory, yes, if you were to go there and work, exercise treaty rights, you could sponsor your parents to come and join you in Belgium. They would be given a residence card of Belgium, and then you could enter alongside your parents without any problems into the UK. Once your parents are in the UK, under the Surinder Singh rule, they would apply for their residence and they would be given a 5-year residence card. However, one of the problems that I see now for anyone thinking of applying to sponsor their parents, for example, in an EU country, is because of Brexit, because of the looming deadline of 31st December 2020, what the Home Office requirements have been set as follows, that you and your parents or your family members must have lived in the EU country before 31st December 2020. And then you've got until March 22 to come back to the UK. Now the problem that you'll have is if you were to go tomorrow now and exercise treaty rights, in my opinion, it will be difficult for you now within a month to call your parents over from Pakistan, India or Bangladesh to the European country and meet that requirement set by the Home Office that your parents or your family members must have lived with you by 31st December 2020. So in short, the answer is now, I think it is very difficult, near impossible for anyone to sponsor their parents under the Surinder Singh rule. I hope that answers your question. नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमर साहब. वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो पार्टनर है वो ईयू नेशनल है और उनके पास यूके में सेटल स्टेटस है और हमारा टुगेदर बेबी है, एक ब्रिटिश बेबी है. और क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने ऑलरेडी फैमिली रूट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है. ठीक है. तो अब मुझे जो वीज़ा देंगे, क्योंकि हम लोग मैरिड नहीं है, वो मुझे 5 ईयर का वीज़ा देंगे या 10 ईयर का देंगे वीज़ा. और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अलग से प्री सेटल मैं कब तक अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अनमैरिड पार्टनर हूँ. 31st तक कर सकता हूँ, दिसंबर तक, या जून तक अप्लाई कर सकता हूँ, 31 जून तक प्री सेटल. आपने अभी एप्लीकेशन होम ऑफिस की सबमिट कर दी है, वो पेंडिंग है या ग्रांट हो गई है? वो पेंड लास्ट से उसका कोई आंसर उन्होंने. सॉरी, मुझे सुनाया नहीं गया, दोबारा दोहराइएगा. वो पेंडिंग है अभी. वो अभी पेंडिंग है. और वो आपने इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर की थी, फॉर एग्जांपल आपने 2058 पोर्ट होम ऑफिस फीस भरी होगी. वो फैमिली रूट के ऊपर थी. ठीक है, मैं समझ गया. जी मैं समझ गया. मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि ब्रेक का वक्त होता जाता है और इस सवाल का जवाब हम देंगे ब्रेक के बाद. लेकिन जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com. इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं. लेकिन अगर आप मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बेस्ट चीज़ होगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ आप टाइप करें कामरान इजाज़, वहाँ आपको मेरी तस्वीर नज़र आएगी और वहाँ आप सब्सक्राइब करें. जो सवाल आप वहाँ लिखेंगे मैं उनके ज़रूर जवाब दूँगा. पिछले वीक तकरीबन 25 तो लेके 30 सवाल पूछे गए थे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और मैंने सब के जवाब दे थे. नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद. मैं सिस्टर कामरान इजाज़. अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या ईए एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01. नाज़रीन, वेलकम बैक. ब्रेक से पहले एक सवाल मुझे पूछा गया था
कि कॉलर ने बताया है कि उन्होंने अप्लाई किया है एज ए पार्टनर ऑफ ए यूरोपियन नेशनल और उन्होंने प्राइवेट लाइफ की बेस के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट की है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका एक बच्चा भी है। अब उनको कौन सा वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। अगर आपने प्राइवेट लाइफ बेस के ऊपर अप्लाई किया है, फिर आपको वो 2.5 साल का वीज़ा देंगे और 10 साल बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट की जाएगी। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी वीज़ा मिले, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाए, फिर आपको अप्लाई करना होगा 31 दिसंबर से पहले अंडर EEA EFM, क्योंकि आप अनमैरिड हैं, फिर आप अप्लाई करेंगे एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर। अब मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, ठीक है आपने प्राइवेट लाइफ बेस के ऊपर एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, आपने होम ऑफिस की फ़ीस भी जमा की होगी जो तकरीबन है £2000 और वो एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। अगर आप अंडर EFM एप्लीकेशन फौरी तौर पर सबमिट कर दें और वहाँ आप उनको रिक्वेस्ट कर दें कि प्लीज़ मुझे ग्रांट किया जाए एज अनमैरिड पार्टनर और हमारे पास एक बच्चा भी है जो ब्रिटिश है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको ग्रांट कर देंगे। और अगर आपके 2 एप्लीकेशन एट द सेम टाइम पेंडिंग है, वो आपको लिखेंगे कि आप कौन से एप्लीकेशन को अब आगे परस्यू करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप होम ऑफिस की गाइडेंस पढ़ें अंडर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, वहाँ साफ लिखा हुआ है कि अगर 2 पार्टनर्स इकट्ठे रह रहे हैं और उनके 2 साल अभी हुए ही नहीं है, फिर भी वो ग्रांट कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और एक मिसाल वो देते हैं जहाँ 2 पार्टनर्स रह रहे हैं और उनके पास एक बच्चा है, वहाँ जो 2 साल की जो रिक्वायरमेंट है आपको प्रूव करनी होती है, आप रह रहे हैं यूरोपियन नेशनल के साथ, चाहे आप अनमैरिड है, उसको वो दूर कर देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में आपको ज़रूर वो परस्यू करना चाहिए और उसकी फ़ीस भी मुनासिब सी है £65 और यू गॉट नथिंग टू लूज़ एवरीथिंग टू गेन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मुझे ये पूछना था, मेरी वाइफ का जो है ना इंडेफिनिटली जाएगा, ये जो 10 अक्टूबर अब जब नेक्स्ट आएगा, ठीक तो है। उसके लिए वो उसकी एक तो फीस होगी और उसके लिए कौन कौन से कोर्स उसको करने पड़ेंगे, और दूसरा ये कि अब डायरेक्ट उसके अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए? ठीक है, अभी उसके पास क्या है, 2.5 साल का वीज़ा है ना? जी 2.5 साल का था, 2.5 साल फिर हमने दोबारा एक्सटेंड जी मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक होम ऑफिस की फ़ीस है वो है तकरीबन £1052 और जो होम ऑफिस की जो IHS सर चार्ज है वो है तकरीबन 1560। सो तकरीबन आप एक अप्रॉक्सीमेट कर लें कि £2600 आपके लगेंगे होम ऑफिस फ़ीस के ऊपर। जहाँ तक इंग्लिश टेस्ट है जो आपकी वाइफ ने पास करना होगा वो है B1 इंडेफिनिट के लिए, और उसके साथ साथ आपकी वाइफ ने लाइफ इन द UK टेस्ट भी पास करना होगा। और आपने अगेन साबित करना होगा कि आप 18,600 इकट्ठे कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वाइफ कमा रही है, वो भी काम कर रही है, आप दोनों ज्वाइन करके भी दिखा सकते हैं कि आपके पास है 18,600 इनकम, और उसके लिए आपको कम से कम 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगानी होगी और 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर उसको डायरेक्टली मिल सकता है ब्रिटिश नेशनलिटी या ब्रिटिश पासपोर्ट, जी नहीं, उसको इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही वो मिल जाए फिर, क्योंकि आप एक ब्रिटिश नेशनल हैं, वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकती है नेशनलिटी के लिए। अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉन ब्रिटिश नेशनल होते, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता, फिर आपकी वाइफ को 1 साल वेट करना होता और फिर वो अप्लाई कर सकती थी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हसन करम, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैंने 1-2 सवाल आपसे पूछना था। जो हम लोग प्री सेटलमेंट वाले हैं, EU वाले कार्ड वाले, जी अपने जी। बीवी बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं? कितनी देर बाद कर सकते हैं? दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान में कितनी दिन रह सकते हैं, कितने मंथ रह सकते हैं, उधर कितने रह सकते हैं? तो तीसरा ये सर सवाल है कि पाकिस्तान अपनी फैमिली को अप्लाई करने के लिए जैसे हम आए हैं, जी तो जी। वो कितनी, ये दिसंबर को खत्म हो रहा है या नहीं, आगे टाइम बढ़ा उन्होंने? सॉरी, ये जो आखिरी सवाल था आप ये मुझे दोबारा दोहराइएगा। सर जी, हम आए, हमारे इंडिया में बुलाया था, अगर किसी और को उन्होंने अप्लाई करना हो तो वो कर सकते हैं या टाइम खत्म हो गया? एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स के लिए, करेक्ट?
जी हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स की बात कर रहे हैं ना आप? साथ पहले बोला था मुझे तो कार्ड मिल गया है, ये जो प्री सेटलमेंट ईयू वाले हैं, हम अपने बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं या ठीक नहीं, है, इधर मैं बुला समझ गया, सकते हैं मैं नहीं देता हूँ बुला आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि अगर आपके पास अब प्री सेटल स्टेटस है, आप अपनी वाइफ को बुला सकते हैं या नहीं। अब यहाँ होम ऑफिस ने, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द शो एक्सप्लेन किया था कि होम ऑफिस ने अभी अपेंडिक्स एफएम में ऐड कर दिया है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं एक शख्स के साथ जिसके पास है प्री सेटल स्टेटस, आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द पार्टनर रूट और आपको वीज़ा मिल सकता है। लेकिन जब आप स्पॉन्सर करते हैं, फॉर एग्जांपल वाइफ फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया, आप अप्लाई करते हैं अंडर अपेंडिक्स FMSE। और यहाँ अभी तक उन्होंने इस पर रूल्स पर रोशनी नहीं दी कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और अगर वो कर सकते हैं या नहीं। मोस्ट लाइकली 90% ये आप स्पॉन्सर कर सकेंगे अगर आपके पास है प्री सेटल स्टेटस, और मोस्ट लाइकली आपको वही इनकम रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी जो ब्रिटिश नेशनल्स को फुलफिल करनी पड़ती है, जो है 18,600। उम्मीद है कि विद इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में इस पर ये रोशनी आ जाएगी कि क्या सही रूल्स हैं इसके लिए और अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं या नहीं, बट मोस्ट लाइकली येस विल बी दी आंसर। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर एक यूरोपियन नेशनल अपने फैमिली मेम्बर्स को भी स्पॉन्सर कर सकता है दिसंबर के बाद या नहीं, येस एंड नो। अगर वो डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, उनको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं आफ्टर द न्यू ईयर अगर वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होती थी 31 दिसंबर से पहले। सो फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई है वाइफ के साथ 31 दिसंबर से पहले, आप उसको नए साल में भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और अगर आपके बच्चे भी हैं साथ उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगेन पेरेंट्स को भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी होती है दिसंबर के बाद, फिर वो रूल्स का अभी तक उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि आपको क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। जहाँ तक एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रदर्स, सिस्टर्स, अंकल्स, आंट्स, डेडलाइन इज़ 31 दिसंबर 2020, इसलिए मेरी एडवाइस आप सबसे होगी कि जल्दी से एप्लीकेशन सबमिट कर दें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। जी इमरान सर, मेरा सवाल है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा इंडेफिनेट अप्लाई करना है एंड ऑफ अप्रैल में। अब वो है कि 2 जॉब करते हैं, एक तो वो टेस्टिंग करते हैं जिससे उनकी 11 की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। रिमेनिंग 8,000 के लिए उन्होंने अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऊबर डिलीवरी स्टार्ट की है। अब वो उन्होंने स्टार्ट की थी अक्टूबर में। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें 12 मंथ की पे देनी होती है, बैंक स्टेटमेंट देनी है। तो वी हैप्पी टू गिव देम मंथ बैंक स्टेटमेंट, लेकिन उसमें सेल्फ वो 6-7 की शो हुई, और अप्रैल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो है मेरे हस्बैंड मेरा जो है इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। तो इज इट ओके कि हम 6-7 मंथ जितनी भी हमारी पे स्लिप्स बन रही हैं फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, वो हम क्या कहते हैं सबमिट करवा दें अलॉन्ग विद द टेस्को की पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट के साथ। तो ये कंबाइन होके 18,600 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये एक्सेप्टेबल होगी होम ऑफिस के लिए? ओके, जो आपके हस्बैंड की एम्प्लॉयड इनकम है उसमें एनुअल इनकम कितनी है? सॉरी, जो आपकी हस्बैंड की एम्प्लॉयड इनकम है, एम्प्लॉयड, उसकी एम्प्लॉयड में ऑलमोस्ट 11,000 की वहां से कंप्लीट हो रही है, ऑलमोस्ट 10,800 समथिंग। ठीक है, और जो आप 11,000 काउंट कर लें। ठीक है, और ठीक है, एंड अभी उन्होंने शुरू कर दी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट? अक्टूबर में उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू किया था, उबर डिलीवरी उबर स्टार्ट की थी। तो अब 7,000 जो रिमेनिंग है, जो अब इसमें जो लेस हो रहे हैं, तो वो वहां से हम जो है ना क्या कहते हैं उनको दिखा देंगे। लेकिन ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 6-7 मंथ की जो है ना बैंक स्टेटमेंट बनेंगे। जी जी, मैं समझ गया। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखें, जनरल रूल ये है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, यू मस्ट वर्क 1 फुल फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ द रूल। और मोस्टली होम ऑफिस यही रिक्वायरमेंट मांगती है कि आप एक फुल फाइनेंशियल ईयर आप काम कर रहे थे। अब आपके जो हस्बैंड है, आपने मुझे बताया कि रिसेंटली उन्होंने शुरू किया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है कि होम ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा सकती है कि आपने एक फुल फाइनेंशियल ईयर काम नहीं किया और इस वजह से हम आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते। अब आपने ये बताया कि आपकी जो हस्बैंड की
सैलरी है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वो है 11,000, और अभी तो आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास 6 मंथ्स पे स्लिप्स होनी चाहिए। अब बेस्ट चीज़ यही है कि आप जो उनकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो डिक्लेयर कर दें, उनके अकाउंट्स फाइल कर दें, और होम ऑफिस से आप एक रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारे केस में डिस्कशन इस्तेमाल की जाए। कोरोना वायरस की वजह से और जो दूसरे हमारे प्रॉब्लम्स थी इस वजह से ये इशू हुआ था, और जो इनकी एम्प्लॉयमेंट में ड्रॉप हो गई इनकम, और इस वजह से उन्होंने शुरू कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और मुझे उम्मीद है कि वो आपके केस में डिस्कशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो द रूल्स है इज़ कि यू मस्ट वर्क 1 फुल फाइनेंशियल ईयर एज सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं? हेलो। जी कामरान भाई, वो मुझे आपसे पूछना था कि मैं स्पाउस पे आई हुई हूँ और मैं इस एक्सटेंशन के लिए आई हुआ है में, और जुलाई जून में केस हुआ था एक्सटेंशन के लिए, और उसके बाद सितंबर में मेरे फिंगरप्रिंट और आईडीवी के जरिए मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वहाँ पे चले गए थे, लेकिन उसके बाद सितंबर के बाद मुझे अभी तक कोई ईमेल नहीं आई, कोई आंसर नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी, जो मेन एप्लीकेशन जो जून फीस में। भरी थी? जी जून में भरी थी, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आईडीवी ऐप्स के डिसीजन अभी भी आ रहे हैं। मेरे एक क्लाइंट को पिछले वीक डिसीजन मिला था, वो भी संडे में उन्होंने ईमेल की थी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगेन परेशान होने की बात नहीं है, अभी आपके 6 मंथ्स पूरे होते हैं इस मंथ के एंड में। अगर जवाब फिर भी नहीं आता, आप उनको एक रिमाइंडर लिख लें, जो उनकी मैरिज टीम है उनका एक सेपरेट ईमेल होता है, कि उनको एक ईमेल भेज दें आप कि जी मेरा एप्लीकेशन अब 6 माह से पेंडिंग है, प्लीज़ अगर इस एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें, मुझे उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो, मेरा सवाल था, मेरा ना फ्रेंड अभी 2 मंथ इंडिया से आए हुए, ठीक है। तो उसकी वाइफ जो ब्रिटिश थी वो इंडिया से उसको शादी करके लेके आई, ठीक है। लेकिन वो अभी उसकी वाइफ बोल रही है मेरे को तेरे से डिवोर्स चाहिए, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अभी नहीं रहूंगी। ठीक है। तो वो उसका अभी वो बोलती है कि मैं तेरे को जो कुछ भी हो जाए मेरे को डिवोर्स चाहिए। अभी क्या होगा, उसको रिपोर्ट करेंगे या होगा? उसको ना कोई अभी वो जाना नहीं चाहता कैसे भी, जैसे किसी भी रूल पे यहाँ भी कैसे कभी। अच्छा, मुझे इंडिया से कौन आया था, आपका दोस्त या लड़की आई थी इंडिया से? ना लड़का आया था इंडिया लड़का से, आया यहाँ था, से ठीक है, यहाँ मैं से समझ ब्रिटिश गया। बहुत लड़की शुक्रिया उसको आपके शादी कॉल करके का। लेके आई, अभी 2 मंथ हुए। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब देखिए, पिछले वीक भी मैंने इसका जवाब दिया था कि अगर किसी का वीज़ा कैंसिल हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर होम ऑफिस आपको डिपोर्ट कर देती है। लोग यहाँ रहते हैं अनलॉफुली 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल लोग यहाँ रहते हैं बगैर वीज़े से, और बंदा यहाँ ही रहता है अगर वो वापस नहीं जाता। सो ये याद रखें कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल भी हो जाता है और आप वापस नहीं जाते, ज़ाहिर बात है आप यहाँ ही रहेंगे बगैर वीज़े से। आपने ये भी बताया कि उसको खाली 2 माह हुए और वो लड़की कहती है मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर वो आपका जो दोस्त है वो अगर एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, कि उसकी वाइफ ने उसके साथ ज़्यादती की है, चाहे उसने ज़हनी तौर पर उसके साथ ज़्यादती की है, फिर वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको इंडेफिनिट फौरी तौर पर मिल सकता है। क्योंकि लोगों को थोड़ी सी गलत फहमी होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों के साथ नहीं होता और खाली औरतों के साथ होता है। ये भी गलत बात है, मर्दों के साथ भी होता है। और आजकल गवर्नमेंट एक कैंपेन भी कर रही है जहां लोगों को बता रही है कि जो मर्द इसका शिकार है और जिसको ये तकलीफ़ हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस की, उनको बोलना चाहिए, उनको हेल्प लेनी चाहिए, और बेशुमार अदारे हैं जहां आपको मदद मिल सकती है। इसलिए आप अपने दोस्त से पूछ लें कि क्या सर्कमस्टांसिस थे, और अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया है, वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का एप्लीकेशन फौरी तौर पर सबमिट कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। हेलो। हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇੱਕ 23 ਈਅਰ 올ਡ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, मदर कोल पीआर है, ठीक है जी। और फादर कितने ने? नो फादर ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ kejaz@me.com। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ पूछ सकते हो। लेकिन अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझे कोई सवाल पूछना चाहते हैं और अगर आपकी आज बारी नहीं आती शो के ऊपर, अगर आप मेरे सोशल मीडिया पर जाएं यूट्यूब के ऊपर और वहाँ मुझे सवाल पूछें, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूँगा। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं सिस्टर कामरान एजाज। अगर तुहाडा कोई भी इमिग्रेशन मसला है, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशंस, 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशंस या EA एप्लीकेशंस, तुसी हुण ही मेरे नाल राबता करो 075 01 01 01 01। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले एक सवाल मैनू पूछा गया सी कि एक मदर अपने बेटे ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ और किस ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखो ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਅਗਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 50-50 ਹੈ। ਅਗੇਨ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बेस्ट ऑप्शन ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरा भी क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। जी फरमाइए। कमरा भी मैंने पूछना पता चल रहा है कि इमिग्रेट के बहुत सारे कानून जो वो चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो फिर पुराने बैठे हुए हैं और अपना इमिग्रेशन इंतजार करें, उसके बारे में कुछ रोशनी डाल सकते हैं? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक समझ लें एक फ़ैशन हो गया, ट्रेंड हो गया है कि गलत इन्फॉर्मेशन लोग डालते रहते हैं। यकीन माने, जब भी मैं जाता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, वहाँ लोग, हर बंदा वहाँ आजकल अपडेट्स दे रहा है इमिग्रेशन के हवाले। ना वो क्वालिफाइड है, लेकिन उनको एक चीज़ चाहिए, वो है व्यूज़। व्यूज़ से वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग से वो पैसे बनाते हैं। इसलिए अगर आप देखें, वो सबसे एक्सप्लोसिव एक हेडलाइन बनाएंगे कि जी प्रीति पटेल लोगों को निकाल रही है, प्रीति पटेल ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है 500 मिलियन पाउंड का कि लोगों को यहाँ से निकालें। इस तरह की आपको वीडियोस नज़र आएंगी टिकटॉक के ऊपर और स्पेशली यूट्यूब के ऊपर। पहली बात तो है कि जी सख्ती तो आ रही है, और सख्ती है जो पिछले 8-10 सालों से यहाँ UK में है, लेकिन फिर भी देखिए लोग यहाँ रह ही रहे हैं। अब पहली बात तो है, जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर आप 100% यकीन मत किया करें। 99% वो सब झूठ होता है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप यहाँ रह रहे हैं और अगर आपके पास स्टेटस नहीं है, पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपना कोई एप्लीकेशन सबमिट करें, क्योंकि अगर आपके पास एप्लीकेशन सबमिट सिस्टम में नहीं है, अगर होम ऑफिस आपको खुदा न खास्ता एक दिन आप काम कर रहे हैं और आपको वर्क प्लेस पर वो आ जाती है, आपको इनकाउंटर कर लेती है, आपको वो डिटेंशन में लेके जा सकते हैं। इसलिए जब आपके पास एप्लीकेशन होता है सिस्टम में, फिर आपको वो डिटेन नहीं कर सकते।
अब एक प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट्स अक्सर कहते हैं मुझे कि जी होम ऑफिस की फ़ीस तो 2600 पाउंड है, मेरे पास तो वो पैसे नहीं है। आजकल कोरोना वायरस की वजह से अगर आप एक फ़ी वेवर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपकी फ़ीस होम ऑफिस माफ़ कर देती है। सो अगर आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम, फिर भी आप एक सिस्टर के पास जाएँ और अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट कर दें। दूसरा एक सवाल मुझे क्लाइंट्स करते हैं कि जी मुझे तो खाली हो गए यहाँ 10 साल, 8 साल, 6 साल, 12 साल और मैं रूल्स को मीट नहीं करता जो हैं 20 साल, फिर मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं एप्लीकेशन सबमिट करूं। अगेन आपको एप्लीकेशन इस वजह से इसलिए सबमिट करनी चाहिए कि आपकी हिस्ट्री बिल्ट अप होती है कि अगर कल वो कोई स्कीम निकालते हैं, आप उनको बता सकते हैं होम ऑफिस को, देखें जी कि मैं इस सन से लेके इस सन मैं यहाँ रह रहा था, ये प्रूफ है, ये एप्लीकेशन मैंने सबमिट किया था और ये आपने एक्सेप्ट किया था उस टाइम। इसलिए चाहे आपको वीज़ा फौरी तौर पर नहीं मिलता, आपको एप्लीकेशन ज़रूर सबमिट करना चाहिए कि कल कोई अगर एमनेस्टी या कोई स्कीम निकलती है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर होम ऑफिस आपसे फ़ीस भी नहीं ले रही, फिर आपको क्या नुकसान है कि आप एप्लीकेशन क्यों नहीं सबमिट करते। सो प्लीज़ ज़रूर एक एप्लीकेशन सिस्टम में रखें। जहाँ तक आपका सवाल था कि अगर कोई एमनेस्टी आ रही है, ऑनेस्ट आंसर मेरे ख्याल में अभी कोई एमनेस्टी नहीं आएगी विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर। उसकी वजह ये है, देखें पहली बात तो है कोरोना वायरस पैंडेमिक जो प्रॉब्लम्स आई हैं, गवर्नमेंट इसके बारे में अभी सॉर्ट आउट कर रही है और इस पर उन्होंने पूरी तवज्जो दी हुई है। दूसरा, अगर हम 2 साल पीछे जाएं, जो मेन मकसद ब्रेक्सिट का था वो इस वजह से था कि वो चाहते थे कि इमिग्रेशन को कम किया जाए। और अब अगर ब्रेक्सिट मुकम्मल हो रहा है 31 दिसंबर को, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी एक एमनेस्टी अनाउंस कर देंगे कि लोग पागल हो जाएंगे कि जी आपने हमें झूठ बोला था, आपने ब्रेक्सिट करके लोगों को वीज़ा दे दिया है या आपने हमसे गलत किया है, और जो टोरी पार्टी है या जो भी पार्टी है नेक्स्ट इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा मार खाएगी। इसलिए मेरे ख्याल में इन द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स मुझे नहीं लगता कि कोई एमनेस्टी आएगी। लेकिन अगेन एक दिन में कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं, हो सकता है कल या साल बाद या 1.5 साल बाद होम ऑफिस कोई पॉलिसी अनाउंस कर देती है जिसका आप फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। इसलिए माय मेन एडवाइस फॉर नाउ ये होगी कि आप एक एप्लीकेशन फौरी तौर पर सबमिट कर दें, क्योंकि मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं और उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वो एजेंट के ज़रिए आए हैं और वो यहाँ रह रहे हैं और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो यहाँ रह रहे हैं। अगर कल कोई स्कीम निकलती है, आप कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मेक एन एप्लीकेशन, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, हेलो, लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो, Hello. हेलो, यू लाइव ऑन एयर। Hello. Good evening, sir. गुड इवनिंग। हम साहब फर्स्ट तो आपका मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि आप के अकॉर्डिंग आप इतनी गुड इंफॉर्मेशन देते हैं कि बहुत कुछ पता Thank you चलता so है। much. थैंक यू Thank you. सर आपका। सर मेरा छोटा क्वेश्चन है कि मैं यूरोपियन हूँ और प्री सेटल्स मेरे अभी पहले मिला है। मेरी वाइफ ने दुबई से, मैं पहले भी कॉल की थी आपको, जी। मेरी ने दुबई से 5 नंबर अप्लाई किया फैमिली परमिट। ठीक है। वो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। उसका वीजा 2 नंबर को दुबई का भी खत्म हो गया। ठीक है। पासपोर्ट उनके पास है। ठीक है। अब 2-3 बार होम ऑफिस को फोन किया, उन्होंने अप कर दिया, मेरा फ्री सेटल्स उन्होंने रेट कर दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिन का प्रोसेस था, अभी अच्छा, 3-4 महीने लगे। ठीक है। पहली बात तो है आप एक यूरोपियन नेशनल हैं, करेक्ट? हाँ, यस। और आपका जो प्री सेटल स्टेटस है वो अभी इशू हो गया या नहीं? पिछली दफ़ा नहीं इशू हुआ था, अभी हो गया? हाँ, अभी हुआ 15 दिन पहले। अच्छा, अभी हो गया, ठीक हो गया ना? हाँ जी। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? आप फोन ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਥਰੂ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? नहीं, चिट्ठी नहीं लिखी। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ठीक है, आप जी ने की किया? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਇਆ ਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? नहीं, आप पे पाया। ਆਪੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ?
ਇਲਫੋਰਡ ਇਲਫਰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਓ ਇੱਕ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਲਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ, ਇਤਨੇ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਲਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, क्या हाल है जी? शुक्र अल्लाह का। जी जी फरमाइए। थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मैं वीज़ा ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੌਰੀ, ਕਿਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ? हेलो, लगता है सो गए। नाजरीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए रहनुमाई है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिनके पास EU स्कीम प्री सेटलमेंट कार्ड है 5 साल का, ठीक है, मुझे साल हो गया इधर UK में आया, 4 दिसंबर को आया था पिछले साल, ठीक है। तो अभी कार्ड मुझे मिला है सर 5 साल का, 2 मंथ हुए हैं, ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ इस कार्ड पे मैं पाकिस्तान परमानेंट लेने के लिए कितनी देर रह सकता हूँ पाकिस्तान में? ठीक है, मैं समझ गया। एक सवाल, और सर दूसरा ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमें साल जो हो गया, ये परमानेंट 5 साल के बाद जो मिलना है, ये साल अंदर अकाउंट होना है या नहीं होना? सॉरी, कौन सा साल मिला है? कौन सा साल? और एक सर पूछना है कि मेरे भाई ने सर अप्लाई किया पीछे, भाई एक मेरे हैं, उनको 31 दिसंबर के बाद पहले अगर वीजा लगे तो वो 31 दिसंबर के बाद आ सकते हैं या 31 दिसंबर से पहले आना जरूरी है? ठीक है। तो सर नहीं, जो आपके भाई हैं, पूछना लास्ट, बड़ी मेहरबानी, मैं अपने भाई के साथ इस कार्ड पे स्पेन जा सकता हूँ? अच्छा, नेशनल स्पेन के वो, ठीक है, मेरी बात सुने। तो मैंने ये पूछना कि वीजे के बगैर जा सकता हूँ या वीजा जरूरी है? ठीक है, देखिए पहला सवाल तो था, आपने कहा कि आप कितना टाइम बाहर गुजार सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा, दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि मेरा वो साल कौन सा वो काउंट करेंगे, वो मुझे समझ नहीं आई उसकी। सर मैंने ये पूछना है कि ना, ये मेरे पास EU स्कीम कार्ड है प्री सेटलमेंट 5 साल जी का, जी, मुझे 1 साल हो गया इधर आए, जी जी, 2 मंथ हो गए कार्ड मिला है। अच्छा, मैं समझ गया, जो साल आप वेट कर रहे थे, ठीक है, मैं समझ गया। के लिए कितनी देर UK से बाहर रह सकते? ठीक है, मैं समझ गया। और जो आपका तीसरा सवाल था भाईजान, जो आपने मुझे पूछा है कि आपके जो भाई अगर एंटर होते हैं, वो उनके पास कौन सी नेशनलिटी है? उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके। तो नहीं सर, सॉरी, जो पाकिस्तान से उन्होंने अप्लाई की भाई को, देखो स्पेन की नेशनलिटी वालों ने इधर से, अच्छा, उन्होंने स्पॉन्सर किया अपने भाई को पाकिस्तान से, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, आप कितना टाइम UK से बाहर गुजार सकते हैं? 6 मंथ्स इन 1 ईयर, उससे ज़्यादा आपने UK से बाहर नहीं गुजारना। अब थोड़ी सी व्यूअर्स को, क्लाइंट्स को थोड़ी सी गलतफहमी होती है कि जब आपको प्री सेटल स्टेटस का लेटर मिलता है, वहाँ लिखा होता है कि आप 2 साल गुजार सकते हैं। उसका ये मतलब है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1.5 साल गुजारते हैं पाकिस्तान में, आपको प्री सेटल स्टेटस आज मिलता है और आप पाकिस्तान चले जाते हैं और वहाँ आप 1.5 साल गुजारते हैं, आप वापस एंटर हो सकते हैं। आपकी जो
प्री सेटल स्टेटस का जो वीज़ा है वो फौरी तौर पर बॉर्डर में वो कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 2 साल से बाहर गुजारते हैं आपको वो एंटर होने ही नहीं देंगे अंडर प्री सेटल स्टेटस। सो मेनली 6 मंथ से ज़्यादा आपने बाहर नहीं गुजारना। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपका जो 1 साल आप यहाँ रहे हैं, वेट कर रहे थे, वो आपने अप्लाई नहीं किया था, उसको वो काउंट करेंगे या नहीं? उसको ज़रूर काउंट करेंगे। जो तीसरा सवाल आपने मुझे पूछा है कि आपके भाई अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया अपने भाई पाकिस्तान को, अगर वो 31 दिसंबर से पहले एप्लीकेशन सबमिट हो गई थी, चाहे वो नए साल में आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये थे आपके मेन 3 सवाल। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी सवाल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप जाएँ सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं बहुत आपका शुक्रमंद होऊंगा। और अगेन, अगर आपको आज बारी नहीं मिली सवाल पूछने के लिए, आप मुझे यूट्यूब के ज़रिए पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, और मैं आप सब के जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ताला मुझे इजाज़त दें। हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।